अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ब्रिगेडियर गज़नफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाओ, खैरियत से? ठीक ठाक सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं परफेक्ट। सर ये जो अभी हमने देखा कि जिस तरह इंटरनेशनल मामलात चल रहे थे, वॉर की एक प्रॉपर सिचुएशन बनी हुई थी, पाकिस्तान ने फिर उसमें मीडिएशन का किरदार अदा किया और फिर जिस तरह फील्ड मार्शल ने सारी अपनी चीज़ें करवा कर जिसे कहें कि सुलह करवा दी। लेकिन अब ये दोबारा से जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो जंग की सूरत-ए-हाल बनी है, उसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि सऊदीया हमारी रेड लाइन है। इसमें कितनी हकीकत है सर? देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो होते हैं वो बायलैटरल होते हैं। और पाकिस्तान का सऊदी अरब से बहुत पुराना रिलेशन है, जो सिर्फ अपना दिफाई ताल्लुकात के हिसाब से नहीं, बल्कि बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है, जिसमें वो तमाम मुकद्दस मुकामात हैं जिनकी जो वहाँ पे मौजूद है, जो पाकिस्तान के लोग आप कहें कि बहुत उस जगहों से मोहब्बत करते हैं। तो उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि जो सऊदी अरब से जो हमारे ताल्लुकात 1947 से लेके आज तक जिस तरह रहे हैं, उनके अंदर उतार चढ़ाव बहुत कम आया है। तो इसलिए अभी पाकिस्तान का एक दफाई मायदा भी हो चुका है सऊदी अरब के साथ, और उसके अंदर पाकिस्तान का एक वहाँ पे स्क्वाड्रन भी डिप्लॉयड है सऊदी अरब में। बल्कि अभी की बात नहीं है, माजी में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान नेवी के और पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े क्लोज रिलेशनशिप रही है। बल्कि सऊदी अरब के अंदर जितनी काउंटर टेररिज्म की फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस की हो या आर्मी के अंदर, वो सारी पाकिस्तान ने ट्रेन की है। पाकिस्तान का बाकायदा एक ट्रेनिंग अपना वो मॉड्यूल था जो वहाँ पे फॉलो किया जाता था। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ईरान भी वो पहला मुल्क है जिसने 1947 में सबसे पहले एक्सेप्ट भी किया था। और पाकिस्तान उसके साथ 909 किलोमीटर बॉर्डर भी शेयर करता है, बलूचिस्तान का सीस्तान के इलाके में। ईरान के साथ हमारे थोड़े रोलर कोस्टर ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन ये जो अभी ईरान का मुश्किल वक्त था, उस वक्त पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। और पाकिस्तान ने ईरान के साथ बिहाइंड द डोर बहुत सारी ऐसी अपना चीजें की हैं जो उनके लिए जंग में कारआमद साबित हुई हैं, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी है। और उसका सबसे बड़ी कल्बिनेशन आपने देखी कि पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो। अब यहाँ पे जाके जब हम रुकते हैं तो आज देखिए, ईरान के वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। और साफ जाहिर है वो दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान किस हैसियत से होगा। और पाकिस्तान की आर्मी चीफ भी है, वो भी टर्की और बाकी जगहों पे दौरे के लिए गए हुए थे। तो पाकिस्तान की सिर्फ कोशिश ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी एक माहिदा हो चुका है। आपको याद है, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हुए थे, वो चाइना ने उसको मेडिएट किया था। और उसके बाद बल्कि इस दफा अगर मुझे याद है कि जो पहला हज कॉन्टिजेंट ईरान का चाइना गया, उसको बाकायदा सऊदी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के ऊपर हार पहनाए थे। तो इसका मतलब है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान आल्सो। एंड सऊदी अरब आल्सो नोस के पाकिस्तान के, ईरान के और पाकिस्तान के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त जो आपको कैनवस पे जो चीज नजर आ रही है, उसमें सऊदी अरब और ईरान की कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई। जो आप सना के ऊपर जो बमबारी हुई थी या जो एयरपोर्ट पे हुआ था, वो यमनीज ने की थी, क्योंकि हूतियों का एक वक्त था जो खामनाई साहब का जनाजा अटेंड करने के लिए गया हुआ था, और वो वहां से वापस आ रहा था। तो वो वहां पे वो हुई थी। बाकी जो आपको पता है, सऊदी अरब की हौतीस से लड़ाई होती रही है। अब ये पिछली जितनी जंग गई है, जब ईरान की जो जंग गई है उसमें हौतीस जो है वो उस जंग में शामिल नहीं हुए हैं, ना उन्होंने इसराइल इसराइल के ऊपर कोई। उससे पहले आपको याद है कि बाबुल मंदिर जो जो जब गजा के ऊपर हमला हुआ था और गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा था, उस वक्त हौतीस ने इसराइल के ऊपर काफी बमबारी भी की थी। और फिर वहां से जितने भी इसराइल जहाज जा रहे थे उनको रोका भी था, और उनको जाने की इजाजत नहीं देते थे, जिसको सारी इस्लामी दुनिया ने सपोर्ट किया था। किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की थी, क्योंकि वो सारी चीजों थी, वो अगेंस्ट इसराइल थी। तो अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल उसमें, मेरी नजर में इस वक्त सऊदी अरब ईरान के दरमियान कोई जंग की सिचुएशन नहीं है। दोनों मुल्क समझते हैं कि इस वक्त जंग करना जो है वो इनडायरेक्टली जो है, या डायरेक्टली वो इसराइल को फायदा या अमेरिका को फायदा हो जाए। अभी आपको
रिसेंट आपने देखा होगा कि अमेरिका ने इसराइल के साथ 2 बिलियन का डिफेंस माहिदा है जो वो किया है अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ, जिसमें उनको वो बहुत सारे नए हथियार जो है और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस सूरत में अंदर जो जा रही है उसमें सऊदी अरब ने इस वक्त तक ईरान सऊदी अरब की, ईरान की जो सऊदी अरब की जंग है उससे उन्होंने अपने आप को बाहर रखा हुआ है। ना वो ईरान अपना अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं ना उन्होंने ईरान की मुखालफत की है। तो इस तनाजुर में तो मेरा ख्याल अभी तक हालात जो है वो ऐसे नहीं हुए कि हम ये कहें कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कोई जंग की सिचुएशन जो है वो पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप और जो मौजूदा ईरान की कंडीशन है उसमें, एक जिसे कहें कि जितनी मर्जी पूरी, जिस तरह चाइना भी, पाकिस्तान ने भी, तमाम जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने कोशिश की कि इनको टेबल टॉक्स पे लाया जाए और टेबल टॉक से मसला हल किया जाए, लेकिन बार बार दोबारा से अब एक जंग की दोबारा से सूरत हाल बनी हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप धमकियां लगाता है तो फिर ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान दोबारा से वहां पर बमबारी कर देता है। तो ये क्यों ये सिलसिला चल रहा है कि कब तक डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लड़ेगा? अब तो 57% लोग अमेरिकन नहीं चाहते कि ये जंग हो, और जेडी वेंस जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि हम इसराइल की जंग लड़े। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप करेक्टरलेस आदमी है, इज नॉट रिलायबल, और वो साइकोपैथ है, नफसियाती मरीज है बहुत बड़ा, और ये अमेरिका के अंदर लोग कहते हैं। और उसका करेक्टर एप्स्टीन फाइल का वो मुजरिम है, और एप्स्टीन फाइल्स का केस आपको पता है कि जिसमें एप्स्टीन नाम आदमी ने एक अपना रेजिडेंस बनाया था जहाँ से अमेरिका से और दुनिया से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर रखा जाता था, और उनसे जाके वो वहां पे उनसे उनको उनसे बदफेली करते थे। और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी है और अमेरिकन एक प्रेसिडेंट का भी नाम था, और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें भी छप चुकी है, आपकी नजर से गुजरी होंगी उसकी उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ। उसके साथ साथ उन लड़कियों ने आके, अभी तो वो जवान हो गई, उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिए कि ये हमारे साथ। इसके अलावा बहुत सीरियस क्राइम है वहां पे जो किए जाते थे, जो अपना हम बयान नहीं कर सकते आपके मीडिया के ऊपर, इतने इतने हीनियस क्राइम है जो वो एप्स्टीन से रिलेटेड है, और डोनाल्ड ट्रंप उसका मुजरिम है। और आपको पता है नेतन ये याहू के खिलाफ जो है ग्राफ्ट, शैतान शैतान याहू जो है उसके खिलाफ ग्राफ्ट चार्जेस है। उसको पता है जंग जैसे ही खत्म होगी तो उसका उसके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस वो प्रोसीड किए जाएंगे। ट्रंप को पता है कि अगर जंग खत्म हो गई तो एप्स्टीन फाइल के केस में उसकी कांग्रेशनल हियरिंग हो जाएगी। वो अपने इलेक्शन जो होने नवंबर में, उसको उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर उसको परवाह होती या इंटरनल प्रेशर की कोई उसको परवाह होती तो वो उसके ऊपर कोई जंग को रोकने की कोशिश करता। लेकिन चूंकि उसको परवाह नहीं है, उसको पता है एप्स्टीन फाइल है कितना बड़ा केस है, जो उसके ऊपर बहुत बड़ा उसके ऊपर धब्बा आएगा, और कांग्रेशनल हियरिंग में वो मुजरिम साबित हो जाएगा। तो इसलिए वो जो है इस वक्त जंग को रोकने के मूड में नहीं है। और जब आपने देखा कि वो नेटो के इजलास में गया था, वहां से रह के उसने निकला, उसने धमकियां दी, और ईरान के लिए, ईरान की पब्लिक के लिए उसने एक बड़ा गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, जो असल में अगर आप देखें स्कम का जो लफ्ज है वो असल में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अप्लाई होता है। तो इतना गंद उसके अंदर मौजूद है। या अमेरिका के अंदर आपको पता है अमेरिका में कितने नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, तो असल में तो स्कम वो लोग हैं जो अमेरिकन पब्लिक है या अमेरिका का प्राइम, और जिसके खिलाफ स्टीन फाइल के चार्जेस हो उसको इस किस्म का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कोई बड़ा नेक आदमी अगर ये कहे तो बात हो, ये तो करप्ट आदमी है, मुजरिम है, ये इसके खिलाफ हर किस्म के इल्जाम हैं, ये टैक्स इवेडर है, ये चीप पॉपुलैरिटी पे जाता है, इसको अमेरिका में सदर तो बना दिया इसलिए कि इसने वाइट गोरे जो थे उनके जज्बात को कैश किया कि जी मेक, वो मागा जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब अमेरिका जो है वो वॉर से ग्रेट बनेगा। बुनियादी तौर पे इसकी सोच और उसमें फर्क देखिएगा, अमेरिका ग्रेट बनेगा वॉर करके। वो अमेरिका ने शिकस्त खाई वियतनाम में, अमेरिका को तुन दिया था अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान ने अमेरिका का तुना, वियतनामियों ने मार मार के इनको दुम्बा बना दिया था उन्होंने। और आखिरी वक्त ये आ गया था इनको हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए जगह नहीं मिली थी, तो असम्बली की वो एम्बेसी की छत पे हेलीकॉप्टर लैंड करते थे अपने लोगों को इवैक्यूएट। लेकिन ये इतने बेशरम है, इनकी लीडरशिप जितनी है अमेरिका के अंदर वो इतनी बेशरम है कि वो बार बार उस गलती को दोहराते हैं, क्योंकि शिकस्त का जो रिपीटिशन उसको रिपीट करते हैं। आप उसके अंदर यही आप ट्रंप की साइकोलॉजी को समझ लें कि वो बुनियादी तौर पे अपनी स्किन बचाने के लिए वो चाहता है वॉर कंटिन्यू। और मैंने शुरू में कहा था, बहुत अरसे पहले हम कहते रहे कि ये जो जंग है इसका अगर कोई समझता है कि कोई परमानेंट हल निकल आएगा, वो परमानेंट पीस वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा
कि बुनियादी तौर पे ये जंग जो है ये मजहबी जनूनियत पे लड़ी जा रही। हर जंग का कोई प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, कोई मकसद होता है। जैसे इस जंग के अगर 3 मकासद ले लें जो शुरू में बयान किए गए थे कि ये रिजीम चेंज करेंगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करेंगे और फलाना ये करेंगे, वो तो गए, वो तो बढ़ गए सारे। वो किधर गए, कहाँ गए? वो कहीं आपको पूरे होते नजर आए? वो भी खत्म नहीं हुए। तो फिर जंग का क्या मकसद है? असल में समझने की बात ये, जो पाकिस्तान में भी लोगों को समझना चाहिए कि ये मजहबी जनूनियत की जंग है। इसमें बुनियादी तौर पे जो फिलॉसफी है वो ग्रेटर इसराइल की फिलॉसफी है। जियोनिस्ट जो हैं इसराइल के अंदर जो मौजूद हैं, वो जियोनिज्म दहशतगर्दी पे ब्लेम करता है। अमेरिका के अंदर न्योकॉन क्रिश्चियंस हैं, वो भी दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं, जिस तरह भारत के अंदर हिंदुत्व दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। और आज आप देखिए भारत में आज पार्लियामेंट के सामने वो जंतर मंतर और कॉकरोच पार्टी के लोग मुजाहरा कर रहे हैं भारत की दहशतगर्दी की वजह से। वहां पे अकलियतें भारत की दहशतगर्दी पे उसको लानत भेज रही है और नरेंद्र मोदी के मुंह पे थूकती हैं, लेकिन वो इतना बेशरम है, उसे फर्क नहीं पड़ता, इतना बेगैरत है। यही बेशरम और बेगैरत जो लीडरशिप है ये इसराइल में है और अमेरिका में ट्रंप की सूरत में। अब वो जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, जिसको वो कहते हैं कि दजला और फरात, और वो कहते हैं कि जी ये सीरिया भी, और वो मकसद है जिसको लेके वो आगे ट्रंप भी परसू करना चाहता है कि वो भी जियोनिस्ट दहशतगर्द है, शैतान याहूद दहशतगर्दों का बाप है। और उसके साथ साथ आपको पता है उनके बहुत सारे मिनिस्टर ने, इनका दाखिला दुनिया के बेनवेर है, जिसका दाखिला दुनिया ने अपने मुल्क में बैन कर दिया। इस दहशतगर्दी की बेसिस पे जो यहूदियत दहशतगर्दी है, जो जियोनिस्ट दहशतगर्दी है, जो न्योकॉन्स दहशतगर्दी है, ये मजहबी जनूनियत की जो जंग है, जिसके खिलाफ आज इसराइल में भी मुजाहरे हो रहे हैं। यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं वो कहते हैं कि हम ये दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो कि अभी आपने देखा होगा इसका मुजाहरा दहशतगर्दी के खिलाफ या जियोनिज्म के खिलाफ, ये जो फाइनल हुआ है फीफा फुटबॉल का, इसके अंदर जिस तरह स्पेन की जीत के ऊपर नारे लगे हैं और जिस तरह वहां पैलेस्टीन का फ्लैग लहराया गया है और जिस तरह स्पेन के खिलाड़ियों ने पैलेस्टीन का फ्लैग पहन के जो है वो तस्वीरें खिंचाई हैं, और जिस तरह स्पेन के खिलाड़ियों ने जब डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया तो देख दूसरी तरफ रहे थे, हाथ मिला के केयरलेस गुजर। इससे अंदाजा लगता है कि कितना बदनाम है इसराइल और ट्रंप दुनिया में। तो ये बिल्कुल बिल्कुल मजहबी जनूनियत की जो जंग होती है ना, ये लॉजिक पे नहीं होती, ये दलाइल बिल्कुल पे नहीं होती, ये बिल्कुल दहशतगर्दी पे होती है। और वो बिल्कुल दहशतगर्दी रिफ्लेक्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी और शैतान याहू भी और बाकी सर, जितने। बिल्कुल आप मजहब की बात करें, उसी मजहब से मैं अपने मुल्क के अंदर जो चीजें चल रही हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जीरक सियासतदान है, बड़े पुराने सियासतदान है, सारी जिंदगी सियासत की है। उन्होंने जो शहदा के हवाले से कहा है, हम तो मतलब कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो उस पर माफी भी नहीं मांगते, वो उस पे वो नहीं समझते कि ये कोई उनसे गलती हुई है या उनकी स्लिप ऑफ टंग हुई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि मौलाना, मौलाना तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस किस्म के बंदे को मौलाना कहना मौलाना की तौहीन है। मौलाना तो रूमी जैसे होते हैं, मौलाना रूमी वो मौलाना होते हैं सही। ये फजल रहमान सियासतदान है बुनियादी तौर पे, और इसने कभी सच नहीं बोला। आपको पता ही है ये जीरक सियासतदान नहीं है, मौका परस्त सियासतदान। यहाँ जहां से इसको मौका मिलता है वहां से ये, अब इसके पास मौका कोई नहीं। या कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, वहां इसने जो तबाही और बर्बादी की कश्मीर कमेटी के पैसे की, $462 मिलियन की, वो अगर आप 22 मई 2018 में PNS ने एक रिपोर्ट छापी थी, ये न्यूज में छपी थी, उसकी हेडिंग थी मौलाना एंड कश्मीर इशू। उसमें उन्होंने 462 मिलियन का जवाब मांगा था मौलाना से, और ये कहा था कि इसने जितने पैसे हैं वो सारे बाहर के दौरों पे खर्च किए और कहीं जाके कोई कश्मीर इशू को रेज नहीं किया। उसके बाद अनवर इब्राहिम साहब ने, PMLN के एक सेनेटर हैं, उन्होंने कहा था, ये उनके लफ्ज में आपको आई कोट हिम, और बड़े जीरक इंसान है, वो बड़े एजुकेटेड आदमी है। उन्होंने कहा था कि इस शख्स को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाना सियासी रिश्वत है। इसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन सियासी रिश्वत के तौर पर लगाया गया, और इसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन लगाना जो है वो कश्मीर इशू की तौहीन और कश्मीर इशू से बहुत बड़ा मजाक है। अब वो भी सियासतदान, एजाजुल हक साहब ने कहा कि ये शख्स जो, वो भी कश्मीर कमेटी के मेंबर थे, वो कहते हैं ये शख्स बाहर जाता चला जाता है और हमें बताता ही नहीं कहाँ गया, आगे हिसाब भी नहीं देता। इससे आप इसके करेक्टर का अंदाजा लगा लीजिए। ये मैं आपको एक अखबार कोट कर रहा हूँ, आप भी जाके वो पढ़ लीजिएगा, मेरी ये कोई थ्योरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर जो, जिस तरह भी देखा आपने कि अफगानिस्तान का एक मिनिस्टर है वो हिंदुस्तान गया था,
वहां जाके उसने क्या स्टेटमेंट दी कि हमारा और हिंदुओं का डीएनए एक ही है। अब साफ जाहिर है अगर उनका डीएनए एक ही है तो वो दहशतगर्द हैं, तो ये अफगानी तो फिर दहशतगर्द होंगे ही ना, क्योंकि ये तो भत्ताखोर हैं, ये और ये अपना चर्च माफिया है, हीरोइन माफिया है, पूरी दुनिया में ये नारकोटिक्स बेचते हैं, लोगों से कमीशन लेते हैं। दुनिया कहती है कि जी ये वो एक अमेरिकन ने कहा था ना, दे कैन सेल देयर मदर फॉर द मनी। तो ये वो लोग हैं, अगर उनका उनका डीएनए एक है तो वो यही काम करेंगे ना। इसी तरह फजल रहमान था, जो ये फजल रहमान जो इसके बाप ने क्या कहा था, मुफ्ती महमूद थे वो, उन्होंने बाद में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जरूर साइन किया था, लेकिन उसने शुरू में क्या कहा था, जब पाकिस्तान बना था उनको अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही थी, उसने कहा था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान बनाने गुनाह में शरीक नहीं है। और जो कुछ उन्होंने कायदे आजम के बारे में कहा था वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। तो जो शख्स जिसका बाप ये कह रहा हो और उसके बाद उसके बाप ने भी फायदा उठाया हो, तो ये शख्स क्या करेगा, ये वही बाप ही पढ़ाता है ना आपको, बाप ही तालीम देता है कि आपने आगे क्या करना है। इसलिए आप देख लीजिए ये अमेरिकन को, आपको याद नहीं अमेरिकन को एक दफा कहा था कि मुझे प्रेसिडेंट बना दें, वो भी खबर आई थी। फिर अपना नवाज शरीफ के जमाने में खत्म नबूवत का बिल पास किया था, उस वक्त ये अपना अनुशे रहमान और जाहिद आमिर साहब फिर आके एक्सप्लेनेशन देते रहे थे कि ये असल में तो हमारा मकसद था, फिर वो क्लॉजेज विड्रॉ की गई थी। उस वक्त तो ये हुकूमत में था, तो अगर ये कहता है कि मैं कुरान और सुन्नत को समझता हूँ तो उस वक्त मुखालफत क्यों नहीं की थी उस बिल की। अगर ये कुरान और सुन्नत को समझता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कुरान और सुन्नत को समझते हैं यार, इस तरह हमने भी पढ़ा हुआ और हमें पता है कि सूरत माहिदा में शहीद के बारे में क्या कहा गया कि शहीदों को लेकिन मुर्दा सर मत कहो। इन्हें देखे सूरह ना, बकरा में कहा इनको गया, सूरह बकरा में क्या शहीद किया की गया, जो सूरह अपना मायदा में क्या कहा गया, शहीद का क्या मुकाम बयान किया गया। और इस तरह बहुत बहुत सारे उलमा जो है ना, उलमा और मशाइख जो है, उनकी जो उनके बारे में जो स्टेटमेंट है ना, जो उनके बारे में उनका बयान जो है, वो सूरह तौबा में आप उठा के पढ़ लीजिएगा कि ये जो आलिम और मशाइख जो लोगों को गुमराह करते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, ये क्या है वो भी पढ़ सर लीजिएगा, ये भी वो कुरान तो पाक। वो तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, वो तो बल्कि उल्टा कहते हैं कि जिस जर्नल के ऑफिस से ये कंपेन मेरे खिलाफ चली है उससे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वो तो इस बात पे आता ही आप नहीं कि मुझे मुझसे गलती। बताइए, कदाफी आपको किसी ने कहा है कि जी आप ये काम करें, आप वॉलंटरी बिल, कर रहे हैं इसलिए कि आपके बिल, दिल में दर्द है। बिल, मैं क्यों कर रहा हूँ, बिल, इसलिए कि मेरे बिल, शहीद मेरे भाई हैं, मेरी यूनिट के बिल, बहुत लोग शहीद हुए हैं। बिल, मैंने शहीदों को कंधा दिया, मैंने शहीद होते अपने साथ अपने कुलीग्स को देखा है। मैंने सियाचिन, ये दुनिया, ये इतना झूठा इंसान है। अब मुझे इसमें कहने में कोई शक नहीं कि कारगिल के ऊपर ये लोगों को गुमराह कर रहा है। इसको पता ही नहीं है जंग लड़ी किस तरह जाती है। ये कहता है जी कारगिल में शहीदों की बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। इस शख्स को पता ही नहीं है कि वो लोग कहा, इससे पूछिएगा कभी कि वो पोस्ट का नाम बता दो जिस पोस्ट पे लोग शहीद हुए थे। कर्नल शेर खान कहाँ शहीद हुआ था, उसकी बॉडी पाकिस्तान में आई थी, दुश्मन ने उसकी तारीफ की थी। एक बहुत बड़े मेजर थे पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान की जब लड़ाई हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी ढाका के बाहर एक चटगांव में एक बहुत हीरोइक बैटल लड़ी थी, जिसके बारे में जनरल मानिक शाह ने लेटर लिखा था पाकिस्तान को। तो ये मिसगाइड करता है लोगों को। इसको पता ही नहीं है कारगिल की जंग लड़ी क्यों गई थी, इसको पता ही नहीं है। मुझे, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, इससे पूछे कोई कि किस पोस्ट पे लोग शहीद हुए थे जिनको ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बॉडी लेने से इनकार किया। असल में वो इंडियन प्रोपेगेंडा था। हम्म, इंडियन ने प्रोपेगेंडा किया है कि पाकिस्तान ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। हुआ ये था, मैं आपको आपके सुनने वालों की कंजम्पशन के लिए बता दो, कारगिल जंग ठीक थी या गलत थी ये एक और बहस है, ये अलग बहस है। इस बहस को अलग रखे कि क्यों कारगिल हुआ था। इंडिया ने पाकिस्तान को नीलम के अंदर प्रेशराइज किस तरह किया होता, किस तरह हमारे सिविलियंस को मारता था नीलम वैली में, जिस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कारगिल की जंग की, वो सही या गलत एक अदर डिस्कशन है। लेकिन जिस चीज को ये मेंशन कर रहा है, जिसपे आप लोगों को गुमराह कर रहा है, मैं उसमें बगैर किसी उस चीज के आपको लगी लगाई गई, मैं सच्चाई में आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग एक पोस्ट पे शहीद हुए थे जिसमें 4 ऑफिसर्स थे। वो आखिरी वक्त तक लड़ते रहे थे जब तक उनके पास एक गोली थी। लेकिन इंडियंस ने वहां पे अटली बम्बार्डमेंट इतनी सिवियर की थी, वो बोफर्स गन लेके आए थे कि उन्होंने उस पोस्ट को उड़ा के रख दिया था। और उस पोस्ट को उड़ा के जो वो ऑफिसर्स थे उनकी भी बॉडी के पीसेस हो गए। अब उस जमाने में बड़ी जंग जो है वो हाइट, मतलब एक तरह आप समझे कि वो अपना बहुत टेंस माहौल हुआ होता। कभी ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि जंग के दौरान बॉडीज का ट्रांसफर हो। हमेशा जब जंग खत्म हो जाती है, फिर जिस तरह 65 में हुआ, 71 में हुआ, हमने इंडिया की बॉडीज उनको दी, चाहे उन्होंने मांगी या नहीं मांगी।
जो हमारे इलाके में थे हमने उठा के उनको दे दी, उन्होंने हमें दे दी, बगैर मांगे दे दी। मांगी नहीं जाती है बॉडीज अमूमन, दुनिया के असूल के तहत वो बॉडीज वापस कर दी जाती। अब वहां पे जब वो लोग शहीद हो गए और जंग अपने हाइट पे थी और कोई 20 दिन बाद 15 दिन बाद वो जंग रुकी, तो उसके बाद वहां पे जो लोग थे उन्होंने, जब पाकिस्तान ने उनसे रब्ता किया, और क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट तो था नहीं तो एम्बेसीज के थ्रू रब्ता होता था, तो वहां पे इंडियन ने ये कहा कि जी हमने उन बॉडीज को दफना दिया इस्लामी असूल के मुताबिक। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, वाकई उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जी हमने उनको दफना दिया। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने बॉडीज नहीं मांगी है। मैं चैलेंज करता हूं कोई अखबार उठा के दिखा दें जिसमें अगर अगर कहा होगा तो वो एक प्रोपेगेंडा होगा। अब चूंकि बिल्कुल। अफगानी कहते हैं कि हमारा और हिंदुओं का डीएनए मिलता है, तो हम इसलिए हम्म। उनके उनके उसको क्या कहते हैं थीसिस को लेके आगे चल रहे हैं। तो ये साहब जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, ये भी वही बात कर रहे हैं जो हिंदू कहते हैं, इसीलिए इनके वालिद साहब ने अच्छा ये सर, कहा था ये जो रणमंच। मौलाना फजल रहमान इस टाइम कर रहा है, ये आप क्या समझते हैं कि क्या ये हमारे इंस्टीट्यूशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? क्या चाहता है उस इंस्टीट्यूशन को जिसको ये बार बार अटैक कर रहा है इस टाइम मौलाना? मैं ये नहीं कह सकता, मैं क्योंकि मैं मौलाना उसके दिमाग में नहीं, ये उसका हम्म। अपना एजेंडा है। क्या एजेंडा है हम्म। ये वो जानता है, मैं नहीं जानता बिल्कुल। उसका क्या एजेंडा है। मुझे तो ये लगता है एजेंडा ये है कि एक टाइम में ये भी गवर्नमेंट में होता था, इसका बेटा वो भी गवर्नमेंट में था। कभी आप इसके बेटे के उम्रों का हिसाब निकाल के देख लीजिए वो पाकिस्तान के खर्चे पे किए गए। तो इसका भाई जो है वो गवर्नर था, और इन सब के, इसका सन इन लॉ, इन सब के खिलाफ, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, लेकिन कम से कम 50% मैं समझता हूँ सही हुआ। इन सब के खिलाफ, इसके खिलाफ, इसके बेटे के खिलाफ, इसके दामाद के खिलाफ, इसके भाई के खिलाफ जो है वो नैब ने रेफरेंसेस तैयार किए हुए। इसके भाई के खिलाफ रेफरेंस है अनलॉफुल अपॉइंटमेंट और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का, यानी जायदाद पे कब्जा और गैर कानूनी भर्ती। इसके बेटे के खिलाफ रेफरेंस है। इसके खिलाफ रेफरेंस है लिविंग बियॉन्ड मीन्स, एक्युमुलेशन हम्म। ऑफ वेल्थ बियॉन्ड मीन्स। यानी हम्म। इतनी आपके, अब जाहिर है इसकी कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, ना इसकी कोई दुकान है, ना कपड़े का बिजनेस है, ना अपना पेपर का बिजनेस, क्या बिजनेस, व्हाट इज द बिजनेस टाइप जहाँ से वो मदरीसाज। डोनेशन है ना। मदरीसाज। असल में तो वो डोनेशन है जो दुनिया से आती हैं, या पाकिस्तान के लोग खैरात देते हैं, सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, तो वो मदरसों में जाता है पैसा। इन्होंने कभी किसी का हिसाब मुझे नहीं पता इनका क्या ये उसका, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो चीजें गुमराह करने के लिए लोग, उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो बिल्कुल। देना बहुत बिल्कुल। जरूरी अच्छा सर, एक और चीज है जो जिस पे जो ये जमात है, जो ये फजल रहमान साहब की, मौलाना साहब की जो जमात है, वो इस बात पे उनका एक बड़ा वो होता है, वो इमरान खान के दौर में भी, कि उनके पास एक डंडा बरदार फौज है, उनके पास एक अपनी जिसे कहें कि ट्रेन शुदा लोग हैं। तो वो इस दफा हैदरी साहब भी जो हैं, इनके पता नहीं वो कुछ है जमात में, उनका भी ये कहना था कि हम जीएचक्यू के सामने आगे प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ये 9 मई होगा और इससे क्या रिस्पॉन्स जाएगा रियासत की तरफ है से? यार। कजाफी मैं वो जवाब नहीं दे सकता जिसका मैं मेंबर नहीं हूँ। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो उनका फैसला है ना, जिन्होंने करना है, मैंने और आपने तो नहीं करना। तो हम कोई बिल्कुल। बिल्कुल। फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जी मैं जी। इतना जरूर कह सकता हूँ कि इससे एक सवाली, अब ये कहते हैं ना कि सच बोल रहा हूँ मैं कुरान और सुन्नत को समझता हूँ, तो कुरान और सुन्नत तो ये कहता है कि सच बोली। तो एक साफी ने, आप जैसे एक साफी ने से सवाल किया कि जी अगर आप इतने सच्चे हैं तो जो आपको अपना तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें आपको दी गई हैं वो वापस कर दो। तो इसका क्या हम्म। जवाब था कि कोई और बात करो। सच्चाई ये हम्म। है, इससे अगर आप सच्चाई गैस कर सकते हैं तो इससे आप सच्चाई गैस कर लीजिए, इससे ज्यादा मैं कह नहीं बिल्कुल। सकता। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस टाइम जो मामला चल रहे हैं उन पर हमारे साथ गुफ्तगू की, और इस टाइम जो भी चीज़ें होंगी और नेक्स्ट टाइम जो भी मामला होंगे उन पे हम मजीद इसी तरह के इंटरव्यूज करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी और ब्रिगेडियर गजनफर साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।